प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 चल रहा है, मांग की कीमत लोच। गत क्लास में हमने मांग की कीमत लोच की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ कितनी हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इन मांग की कीमत लोच की श्रेणियों का अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक बार मांग की कीमत लोच की परिभाषा पुनः रिमाइंड करवा देता हूं, क्योंकि उसी के आधार पर हम इन मांग की कीमत लोच की श्रेणियों का विभाजन करते हैं। क्या कहती है मांग की कीमत लोच? मांग की कीमत लोच कहती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन का कीमत में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन से अनुपात क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच कहलाता है। अर्थात मांग मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन में कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन का भाग देने पर हमें जो भागफल प्राप्त होता है वह मांग की कीमत लोच होती है। चलते हैं हम सबसे पहले इकाई के बराबर लोचदार, कि इकाई के बराबर लोचदार मांग की कीमत लोच क्या है। देखिए, हमने मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला लिखा था। यहाँ लिखा था हमने मांग मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, बटा में लिखा था हमने कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। अब जो इसकी पहली श्रेणी है इकाई के बराबर लोचदार, इससे तात्पर्य ये है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग मात्रा में उतने ही प्रतिशत परिवर्तन होता है जितने प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में 25% के बराबर ही क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में उतने ही प्रतिशत के बराबर क्या होती है? कमी होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि कितनी हुई? 25%, तो उसकी मांग मात्रा में भी कितनी वृद्धि होगी? किसी वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई? 25%, तो उसकी मांग मात्रा में कमी भी कितनी होगी? 25%। इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु की कीमत 25% कम होती है तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि भी कितनी होती है? 25%। अर्थात यदि इन दोनों को एक दूसरे से इस प्रकार काट दें तो हमारे पास भागफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? 1। अर्थात यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होती है? इकाई होती है। हम एक उदाहरण के रूप में भी ले लेते हैं कि मान लीजिए प्रारंभिक कीमत P0 8 रुपए थी और उस समय जो मांग मात्रा थी वो 100 इकाइयां थी। अब यदि कीमत घटकर 8 रुपए से 6 रुपए हो जाती है, अर्थात कीमत में 25% की क्या आई है? कमी आई है, 1/4 कीमत कम हो गई है, तो मांग मात्रा भी बढ़कर 25% कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। अर्थात जितने प्रतिशत कीमत में कमी आई उतने ही प्रतिशत के बराबर मांग मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। अर्थात मांग की कीमत लोच क्या हुई? इकाई के बराबर। इकाई के बराबर लोचदार को अब हम मांग वक्र के द्वारा क्लियर करते हैं कि मांग वक्र या इसका रेखा चित्र किस प्रकार से बनेगा मांग इकाई के बराबर लोचदार का। इस प्रकार से हम एक मांग वक्र बनाते हैं। इस अक्ष को हम मांग मात्रा का अक्ष बोलते हैं। इधर हम कीमत लेते हैं, इधर हम मांग मात्रा लेते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक कीमत P0 है। P0 कीमत पर जो मांग मात्रा है वो D0 है और जो इक्विलिब्रियम का बिंदु है वो E0 है। अब मान लीजिए कीमत घटकर P1 हो जाती है तो उस समय मांग मात्रा बढ़कर क्या हो जाएगी? D1 और आपका जो इक्विलिब्रियम का बिंदु है वो क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़कर मान लीजिए P2 हो गई तो जो मांग मात्रा है वो भी घटकर D2 हो जाएगी और आपका इक्विलिब्रियम का बिंदु है वो E2 हो जाएगा। इस मांग वक्र को हमें देखने पर प्रतीत होता है कि ये जो कीमत में कमी वाला भाग है इसमें, अर्थात जितनी कीमत में कमी हो रही है उतने के बराबर ही मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है।
अर्थात कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। इसी प्रकार से जितनी कीमत में वृद्धि हो रही है उतने के बराबर ही मांग मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यदि हम रेखा चित्र के माध्यम से इकाई के बराबर लोचदार मांग को या मांग वक्र के माध्यम से दिखाएं तो जो कीमत में कमी है वो मांग मात्रा में वृद्धि के बराबर होगी और इसी प्रकार से जो कीमत में वृद्धि वाला भाग है वो मांग मात्रा में कमी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये है इकाई के बराबर लोचदार मांग। तो हमें रेखा चित्र बनाते हुए ध्यान रखना है कि यदि हम इकाई के बराबर लोचदार मांग वक्र का रेखा चित्र बना रहे हैं, मांग वक्र बना रहे हैं, तो हमारा ये कीमत में कमी वाला जो भाग है वो मांग मात्रा में वृद्धि के भाग के बराबर होना चाहिए और जो कीमत में वृद्धि वाला भाग है वो मांग मात्रा में कमी के बराबर होना चाहिए। यदि मांग वक्र में हमारे ये भाग एक दूसरे के बराबर नहीं है तो और हम लिख रहे हैं कि इकाई के बराबर लोचदार मांग, इसका मतलब हमारा मांग वक्र या रेखा चित्र क्या है, गलत है। तो ये थी इकाई के बराबर लोचदार मांग जिसमें कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही परिवर्तन किसमें हो रहा है, मांग मात्रा में। लेकिन किस दिशा में हो रहा है, विपरीत दिशा में, क्योंकि मांग का नियम यही कहता है कि कीमत के विपरीत मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। अब हम चलते हैं इकाई से कम लोचदार, इसको हम बेलोच मांग भी कहते हैं, पूर्णतया बेलोच नहीं, क्या कहते हैं, बेलोच मांग। इकाई से कम लोचदार से तात्पर्य यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में जो परिवर्तन है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। अर्थात यदि हम उदाहरण के रूप में लें कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 25% परिवर्तन हुआ, यदि किसी वस्तु की कीमत 25% कम होती है तो मांग मात्रा में वृद्धि कितनी होगी, 20% होगी। अर्थात कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से क्या हुई, कम हुई। अब आप जब 25 से 20 को काटोगे तो आपका जो भागफल आएगा वो 0.8 आएगा, जो कि 1 से क्या है, कम है। इसीलिए हमने क्या लिखा है, मांग की कीमत लोच इकाई से कम है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई से कम लोचदार होती है और इसे हम क्या कहते हैं, बेलोच मांग भी कहते हैं। बेलोच से तात्पर्य है इकाई से कम मांग। उदाहरण के रूप में यदि लें कि किसी वस्तु की यदि कीमत प्रारंभ में 8 रुपए है, उस समय उसकी मांग मात्रा की इकाइयां 100 है। अब यदि उसकी कीमत घटकर 6 रुपए हो जाती है अर्थात 25% कमी आई तो मांग मात्रा बढ़कर 25% की बजाय 25% से कम बढ़ेगी, अर्थात 110 इकाइयां हुई। कीमत में 25% परिवर्तन हुआ लेकिन मांग मात्रा में 25% परिवर्तन नहीं हुआ, 10% के बराबर ही परिवर्तन हुआ है। अर्थात जो मांग का प्रतिशत परिवर्तन है वो कीमत के मुकाबले कम बढ़ा। हाथ ये वस्तु कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के प्रति क्या है, बेलोच है। अब यदि हम इसको मांग वक्र के द्वारा प्रदर्शित करें कि इसका रेखा चित्र बनाएं इकाई से कम लोचदार का, तो वो किस प्रकार से बनेगा। हम एक मांग वक्र बनाते हैं, इस प्रकार से हम y एक्सिस लेते हैं, इस पर हम कीमत लेंगे, इधर हम लेंगे मांग मात्रा x एक्सिस पर। किस प्रकार से बनेगा इसका मांग वक्र, इस प्रकार का इसका मांग वक्र हम बनाएंगे। मान लीजिए प्रारंभिक कीमत P0 है, P0 कीमत पर जो मांग मात्रा है वो D0 है और ये इक्विलिब्रियम का बिंदु या संतुलन का बिंदु या साम्य के बिंदु क्या है, E0 है। अब यदि कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर कितनी हो जाएगी, D1 हो जाएगी। लेकिन ये जो कीमत का परिवर्तन है वो ज्यादा है, ये जो मांग मात्रा में वृद्धि है वो कम है। अर्थात कीमत में परिवर्तन के मुकाबले मांग मात्रा में कम वृद्धि हुई है, कीमत में कमी ज्यादा हुई है, मांग मात्रा में वृद्धि कम हुई है। ठीक इसी प्रकार यदि कीमत बढ़कर P2 हो जाती है तो मांग मात्रा में कमी होकर D2 हो जाती है। मांग मात्रा में कमी होकर क्या हो जाती है, D2।
ये प्रारंभ वाला D0 है, इसको D1 लिखते हैं, इसको D2 लिखते हैं। तो मांग मात्रा में कमी होकर क्या होगी? D2। प्रारंभिक मात्रा से हम इसकी तुलना कर रहे हैं, प्रारंभिक मांग मात्रा जो प्रारंभिक कंडीशन या दशा थी। अब देखिए कीमत में परिवर्तन ज्यादा है, मांग मात्रा में परिवर्तन कम है, अर्थात कीमत में वृद्धि ज्यादा हुई है, उसके मुकाबले मांग मात्रा में कम कमी आई है। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1, अर्थात मांग की कीमत लोच इकाई से क्या है? कम है। समझ आ गई मेरी बात मेरे ख्याल से सभी को। अब हम चलते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। क्या होती है इकाई से अधिक लोचदार मांग? देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से ज्यादा होता है, तो मांग की लोच इकाई से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं कि मान लीजिए मांग किसी वस्तु की कीमत में 25% परिवर्तन होता है। मान लीजिए किसी वस्तु के अंदर कीमत के अंदर कितना परिवर्तन हुआ? 25%। तो इस 25% परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो, यदि वो 25% से ज्यादा हो तो क्या होगा? जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2, अर्थात इकाई से क्या है? बड़ा मान है, अर्थात मांग की कीमत लोच इकाई से क्या है? ज्यादा है। वही उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लिया प्रारंभिक कीमत किसी वस्तु की 8 रुपए है, 8 रुपए कीमत पर उसकी मांग मात्रा 100 इकाइयों की है। अब यदि कीमत घटकर 6 रुपए हो जाती है तो मांग मात्रा, चूंकि कीमत में कमी कितनी आई? 25% के बराबर, तो मांग मात्रा 25% की बजाय कितनी बढ़ जाएगी? 25 से ज्यादा बढ़ जाएगी। अर्थात मांग मात्रा में जो होने वाला प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन है वो कीमत में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से क्या है? ज्यादा है। अर्थात मांग की कीमत लोच क्या है? इकाई से अधिक है। अब इसको यदि हम मांग वक्र की सहायता से प्रदर्शित करें तो इसका किस प्रकार का मांग वक्र बनेगा उसे हम देखते हैं। हम एक मांग वक्र बनाएंगे इस प्रकार से। इस एक्सिस पर हम कीमत लेंगे, इस एक्सिस पर हम मांग मात्रा लेंगे। इस प्रकार का इसका मांग वक्र बनेगा। इसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। देखिए, माना प्रारंभिक कीमत P0 है, P0 कीमत पर मांग मात्रा क्या है? D0 है। अब यदि कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर D1 हो जाती है। इसी प्रकार से यदि कीमत घटकर बढ़कर P2 हो जाती है तो मांग मात्रा घटकर D2 हो जाती है। अब जब हम इस रेखा चित्र को देखते हैं तो कीमत में कमी जब P0 से P1 हो रही है, अर्थात इस भाग के बराबर कीमत में कमी हो रही है, तो मांग मात्रा में कीमत के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हो रही है। अर्थात कीमत में परिवर्तन इतना हुआ है, मांग मात्रा में परिवर्तन इतने के बराबर हुआ है। मांग वक्र को देखने से इस रेखा चित्र से यह क्लियर हो रहा है कि जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के मुकाबले मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ज्यादा है। इसी प्रकार से जब इस वस्तु की कीमत बढ़ती है कितने के बराबर? इतने के बराबर, तो मांग मात्रा में कितने के बराबर परिवर्तन होता है? इतने के बराबर मांग मात्रा क्या होती है? कम होती है। अर्थात कीमत में वृद्धि कम हुई है, मांग मात्रा में कमी ज्यादा हुई है। अर्थात कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के मुकाबले मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हुआ है। तो इसे हम कहते हैं मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक है। अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये जो सिंबल है वो इस ओर है, अर्थात ये बड़ी है किससे? इकाई से। क्योंकि हमें मांग की लोच को इसको लिखना किस प्रकार से है ये भी समझ आना चाहिए कि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो किस प्रकार से सिंबल बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। अर्थात ये बड़ा है इसलिए इस साइड में इसका है, इधर
1 से छोटी है, अर्थात मांग की लोच बड़ी है किससे? 1 से, अर्थात मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है। इसको हम लोचदार मांग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पूर्णतया बेलोच मांग या शून्य लोचदार मांग भी कहते हैं। चूंकि पूर्णतया बेलोच है इसीलिए उसको शून्य लोच कहते हैं। इससे तात्पर्य क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन होता जाए, मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग मात्रा स्थिर रहती है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 25% कमी हो गई, लेकिन मांग मात्रा में 0% वृद्धि होगी, क्योंकि कीमत में कमी से मांग मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन कितनी कमी वृद्धि होगी? 0%। अर्थात जो मांग मात्रा है वो कीमत में परिवर्तन के प्रति पूर्णतया क्या है? बेलोच है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? शून्य। अर्थात मांग की कीमत लोच क्या हो जाएगी? शून्य के बराबर, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के रूप में भी हम ले लेते हैं, मान लिया प्रारंभिक कीमत 8 रुपए है, उस समय किसी वस्तु की मांग मात्रा है वो 100 इकाइयों की है। अब यदि कीमत घटकर P0 से P1 6 रुपए हो जाती है, लेकिन मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कितनी रहेगी? पहले के बराबर 100 इकाइयां। अर्थात कीमत में परिवर्तन हुआ लेकिन मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की मात्रा है वो पूर्णतया क्या है? बेलोच है। अब यदि इसको हम मांग वक्र या रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएं तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, उसका हम एक मांग वक्र बनाते हैं कि पूर्णतया बेलोच या शून्य लोचदार मांग, दोनों एक ही के नाम है, पूर्णतया बेलोच और शून्य लोचदार मांग, ये ध्यान रखना है। एक मांग वक्र हम बनाते हैं इस प्रकार से, हम इस एक्सिस पर कीमत लेंगे, इस एक्सिस पर हम क्या लेंगे? मांग मात्रा लेंगे। इस प्रकार से आपका मांग वक्र बनेगा, इस प्रकार से मांग वक्र बनेगा। कीमत P0 है, मांग मात्रा D0 है। अब कीमत कम हो गई P1 तो भी मांग मात्रा D0 ही रहेगी, और कीमत बढ़ के P2 हो गई तो भी मांग मात्रा D0 ही रहेगी। अर्थात कीमत बढ़ रही है, घट रही है, मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, शून्य परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं मांग की कीमत लोच कितनी? शून्य के बराबर। इसीलिए इसको कहते हैं मांग की कीमत लोच किसके बराबर? शून्य के बराबर। अर्थात कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब यदि जो पूर्णतया बेलोच मांग थी, इसका यदि प्रश्न आ जाए कि पूर्णतया बेलोचदार या शून्य लोचदार मांग की संरचना किस प्रकार से होती है, तो हमें क्या लिखना है? एक तो आप लिख सकते हो कि यह y अक्ष के समांतर होता है, दूसरा आप लिख सकते हो कि ये x अक्ष के लंबवत होता है। पहला क्या लिख सकते हो? संरचना कैसी है इसकी? ये y अक्ष है, इसके बिल्कुल समानांतर ये है। क्या लिख सकते हैं? ये y अक्ष के क्या होता है? समानांतर होता है, या कीमत अक्ष के क्या होता है? समानांतर होता है। दूसरा क्या है? ये x अक्ष के लंबवत है, क्योंकि x अक्ष से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो ये इसके क्या है? लंबवत है। अर्थात x अक्ष के क्या है? लंबवत है। अब हम चलते हैं पूर्णतया लोचदार या अनंत लोचदार मांग। अर्थात किसी भी कीमत पर मांग की मात्रा क्या होती है? अनंत होती है, और किसी उस समय कीमत में हल्का सा परिवर्तन भी मांग मात्रा को शून्य कर सकता है। अर्थात मांग वक्र किस प्रकार का बनेगा यदि हम रेखा चित्र के द्वारा दिखाएं? इस प्रकार का बनेगा। और मैथमेटिकल फॉर्मूले में यदि हम करें तो कीमत में शून्य परिवर्तन, मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन, या शून्य से बहुत अधिक परिवर्तन क्या आ जाएगा? जब हम किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है। तो ये है P0 कीमत। इस पर आप जितनी मर्जी चाहो मांग मात्रा, अनंत मांग मात्रा है। इसको हम लेते हैं y एक्सिस और इसको हम लेते हैं x एक्सिस। इधर हम डिमांड लेते हैं, तो जितनी भी उस कीमत पर मांग मात्रा क्या है? अनंत है।
हल्का सा परिवर्तन कीमत में मांग मात्रा को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो ये होता है अनंत लोचदार मांग वक्र या पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि पूर्णतया लोचदार या अनंत लोचदार मांग वक्र की संरचना कैसी होती है, तो हमें क्या लिखना है, एक तो लिख सकते हैं हम कि ये x अक्ष के समानांतर होता है, दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये y अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या लिख सकते हैं, एक तो इसकी संरचना x अक्ष के समानांतर है, दूसरा कि ये y अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये थी मांग की लोच की भिन्न भिन्न श्रेणियां। तो यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों का मांग वक्र या रेखा चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए, तो हमें ये पांचों इनके अलग अलग मांग वक्र या रेखा चित्र बनाने हैं और इनके वर्णन में हमें लिखना है कि किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है। जो मैंने आपको इस प्रकार से मैथमेटिकल एग्जाम्पल दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए हैं, उनको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ क्या लिखना है, मांग वक्र बनाते हुए हमें इनका वर्णन या इनको समझाना है कि मांग की इन लोच की श्रेणियों से क्या तात्पर्य है। और इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये सिंबल किस प्रकार से हैं उनको हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। खास तौर से ये दो जो सिंबल हैं ये कब किस प्रकार से लिखे जाते हैं, जब इनकी इकाई से अधिक लोचदार या इकाई से कम लोचदार जब इनकी मांग होती है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।